अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद। ग़ीबत के हवाले से बात करेंगे। इस्लामी अहकामात में हम एक चीज़ देखते हैं कि जिस अमल को बहुत सख्ती से रोका जाए, ममानियत की जाए, उसको गुनाह कबीरा कहा जाए, उसको जब हम जदीद साइकोलॉजी की पर्सपेक्टिव में देखते हैं या उस तनाजुर में देखते हैं तो हमें मालूम होता है, हमारे पास वो रीज़न्स आ जाते हैं कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इस चीज़ को बहुत सख्ती से इसकी ममानत की गई है। ग़ीबत भी एक ऐसा ही अमल है जिसके हवाले से इस्लाम जो है इसको बहुत ही एक बड़े गुनाह के तौर पे, गुनाह कबीरा के तौर पे कहता है, बल्कि यहाँ तक कहता है कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। ग़ीबत जो बुनियादी तौर पे एक ऐसी चीज़, किसी की बुराई उसकी पीठ के पीछे उसकी गैर मौजूदगी में करना, कोई ऐसा जुमला, ऐसा नारवा जुमला, कोई ऐसा जुमला जो अगर उस शख्स के सामने आप कहें तो उसको यकीनन नागवार गुजरे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग़ीबत की अक़साम क्या है। एक तो जिस्मानी ग़ीबत हो सकती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी इंसान की पीठ के पीछे या गैर मौजूदगी में उसकी जिस्मानी हद्दो खाल के हवाले से, उसके रंग के हवाले से या उसकी किसी भी बाज़ूरी के हवाले से कोई ऐसी बात करना, कोई ऐसे जुमला कहना जो कि आप उसके सामने नहीं कहेंगे, आपको मालूम है कि वो नागवार गुजरेगा, तो आप उसको किसी की पीठ के पीछे या गैर मौजूदगी में ऐसा जुमला कहते हैं। अखलाकी ग़ीबत भी हो सकती है जिसमें आप किसी के किरदार के हवाले से या किसी के अखलाक के हवाले से आप इस तरह की बात करें जो कि आप सामने करें तो यकीनन उस शख्स को नागवार गुजरेगा। इसी तरह माली ग़ीबत हो सकती है कि जिसमें आप किसी शख्स की दौलत के हवाले से या उसके मालो असबाब या माल के हवाले से कोई ऐसी बुराई करें जो उसके सामने ना कर सकते हों। और इसी तरह एक ख़ानदानी ग़ीबत, यानी उसके ख़ानदान के हवाले से, उसके हस्ब व नस्ब के हवाले से कोई ऐसी अगर बात करें जो कि आप उसके सामने ना कर सकते हो। जब हम साइकोलॉजी में जब हम नफ्सियात में देखते हैं इस बैक बाइटिंग को या इसको ग़ीबत को, तो हम देखते हैं कि ये ना सिर्फ माशरे में नफ़रत के फ़रोग़ के हवाले से बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, बुग़्ज़ के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करता है। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ट्रस्ट डेफिसिट का है, वो एतमाद की कमी का है। और आज भी माशरे के अंदर अगर आप देखें, जहाँ पे हम क्योंकि कम्युनिटी का तसव्वुर खोते चले जा रहे हैं, हमें पड़ोसी का नहीं मालूम होता, तो उस तसव्वुर के खोने के बाद एक चीज़ जो पैदा हो गई है वो अदम एतमाद पैदा हो गया। यानी आप दुकानदार से सब्ज़ी ले रहे हैं या कहीं से भी कोई भी लेन देन कर रहे हैं, किसी से गुफ्तगू हो रही है, कहीं भी किसी भी जगह पे आपस का जो ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, ये आहिस्ता कैसे ख़त्म हुआ, ये माशरे के अंदर ये नफ़रत कैसे बढ़ गई, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ग़ीबत है। जब हम इनडायरेक्ट एग्रेशन के तौर पे इसको हमने लिया, हम बरह रास्त किसी पे गुस्सा नहीं कर सकते थे, बरह रास्त उसके हवाले से कुछ जुमला नहीं कह सकते थे, और उसको हमने उसकी पीठ के पीछे गैर मौजूदगी में कहा। और ये बेसिकली क्या है कि ये एक दीमक है, और ये आहिस्ता माशरे को अंदर से खोखला करती चली जाती है और अंदर ही से खाती चली जाती है। तो इस हवाले से जब हम किसी भी माशरे जो अगर वो ग़ीबत में और इन चीज़ों में, एक तो है आप अपने आप काम से काम रखते हैं तो ऑफ कोर्स आप प्रोडक्टिव होते हैं, आप क्रिएटिव होते हैं, आप ज़्यादा बेहतर काम करते हैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करते हैं, अच्छे प्रोडक्टिविटी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। ये तो बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है। लेकिन जब भी आप दूसरी तरफ जाते हैं तो उसके बाद ये दीमक कैसे माशरे को खाती है। किसी भी माशरे को लें और उसके बाद उसमें आप ग़ीबत होती देखें और उसके बाद उसको 50-60 साल के बाद देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना खोखला माशरा जो है ये अदम एतमाद की वजह से है। इनका आपस में ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। फ़र्द किस पे जो एतमाद है वो ख़त्म हो चुका है। जो सोशल बॉन्डिंग है, जो कि बहुत ही बुनियादी चीज़ है, वो सोशल बॉन्डिंग जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। अब ये जो ग़ीबत का मामला है ये बड़ा ट्रिकी है। ये ट्रिकी इस हवाले से, जिस तरह की बहुत सारी चीज़ें बड़ी ट्रिकी होती हैं, ये आपको एक आर्जी रिलीफ़ देता है, ये आपको एक टेम्परेरी इमोशनल रिलीफ़ देता है, एक जज्बाती रिलीफ़ देता है, एक जज्बाती आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप जब थ्रो कर देते हैं, किसी की चाहे गैर मौजूदगी में कर देते हैं, तो आपको एक रिलीफ़ फ़ील होता है। इस रिलीफ़ की कीमत बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल ऐसा है जिस तरह आप एंगर थ्रो करते हैं या गुस्सा थ्रो करते हैं, यानी गुस्से में जब आप उस तमाम एनर्जी को थ्रो कर देते हैं उस जिस शख्स से आप गुस्सा हो रहे हैं, तो वो ज़हनी दबाव जो है वो आप थ्रो कर देते हैं और वो दूसरा ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है, स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। आपको एक थोड़ा सा रिलीफ़ फ़ील होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं ना कि वो कितना डिस्ट्रक्टिव है। अगर हम एंगर मैनेजमेंट ना करें या गुस्से पे काबू ना पाएँ तो ये कितना डिस्ट्रक्टिव है। बिल्कुल इसी तरह अगर ग़ीबत आपको टेम्परेरी या आर्जी तौर पे एक इमोशनल रिलीफ़ दे भी रही है तो भी ये कितनी डिस्ट्रक्टिव है अगर हम उसको बड़े स्केल पे देखें कि पूरे के पूरे माशरे को खा जाती है। तो यहाँ पे आप दो फ़र्द हो सकते हैं, एक फ़र्द जिसकी ग़ीबत की जा रही है, एक फ़र्द कि जो ग़ीबत कर रहा है। जिस फ़र्द की ग़ीबत की जा रही है
وہ آئسولیشن کا یا تنہائی کا شکار ہو جائے گا، وہ ہیوملیشن یا اس کو ایک بے عزتی فیل ہوگی، وہ آئسولیٹڈ ہوگا، وہ دوسرے لوگوں سے ملنے سے کترائے گا، آہستہ آہستہ تنہا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ وہ فرد ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے، اور اس کو سب سے بڑا دکھ یہ کبھی آپ اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے، ایک تجربہ کر کے دیکھیے، کبھی بھی آپ کے پیٹھ کے پیچھے آپ کی غیر موجودگی میں اگر کسی دوست نے کوئی ناروا جملہ کہا ہے آپ کے بارے میں تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، بہت ہی وہ شدت والی تکلیف ہوگی۔ اس سے آپ کو احساس ہو جانا چاہیے کہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اتنا ہی اس کو بھی، دوسرے کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس فرد کی غیبت کی جا رہی ہے وہ نہ صرف آئسولیشن کا شکار ہوتا ہے، ہیوملیٹڈ ہوتا ہے، بلکہ مطلب اس شدید ایک دکھ اور رنج کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب دوسری طرف جس فرد کی غیبت کی جا رہی ہے وہ اس کو ٹیمپرلی عارضی طور پہ تو ایک ریلیف مل رہا ہے ایموشنل، لیکن آن لانگر رن اس کے کتنے بڑے مسائل ہیں۔ مطلب وہ گلٹ کا بھی شکار ہوگا، وہ شیم کا بھی شکار ہوگا، اس کے علاوہ وہ ریگریٹ کا بھی شکار ہوگا، اس کے علاوہ وہ بھی آئسولیٹڈ ہوگا ایک خاص جگہ پہ جا کے اسی معاشرے کے اندر۔ سو یہ کسی جگہ پہ بھی آپ دیکھیں اس کو کسی بھی پرسپیکٹیو میں، جس کی غیبت کی جا رہی ہے یا جو غیبت کر رہا ہے، دونوں پرسپیکٹیو میں یہ انتہائی ڈسٹرکٹیو، انتہائی تباہ کن، معاشرے کے لیے بھی انتہائی تباہ کن ہے، سوشلی آپ کی سوشل بانڈنگ کے لیے بھی بہت تباہ کن ہے، اور بحیثیت فرد بھی آپ کے لیے تباہ کن ہے، چاہے آپ اس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو غیبت کر رہی ہے یا جس کی غیبت کی جا رہی ہے۔ یہ اوورآل پورے معاشرے کو اس طرح دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ اس سے اگلے سیگمنٹ میں ہم ضرور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ غیبت جو کہ انڈائریکٹ ایگریشن ہے، غیبت جو کہ ڈیفنس میکانزم کے طور پہ بھی کام کر سکتا ہے، آپ کو ایک ایموشنل ریلیف بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ یہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ڈسٹرکشن ہے، یہ تباہیاں ہیں، وہ تو بہت بڑے سکیل پہ ہیں، پورے کے پورے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں غیبت کی وجہ سے۔ تو غیبت کے حوالے سے کیا کیا جائے، اس سے جان کیسے چھڑائی جائے، اس پہ کنٹرول کیسے حاصل کیا جائے، اس پہ بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں۔ بہت شکریہ۔